हेलो बच्चों, इस वीडियो में एंड में एक क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कीजिए। अब बताइए उसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या है। ठीक है, तो लास्ट डे तक मैं आपको बता रहा था कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। फंक्शन के उसके ग्राफ के बारे में देखा था, उसका ग्राफ कैसा होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे थे हमने, है ना। ये सब हम लोगों ने देखा था। तो आज मॉड्यूलस फंक्शन जैसा ही मैं आपको एक और फंक्शन बताता हूँ। ठीक है, बिल्कुल उसके जैसा ही, मतलब उसके जैसा नहीं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे के आपके स्टडीज़ के लिए। ऐसा एक फंक्शन के बारे में बताता हूँ जो कि है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके बारे में देखते हैं ये क्या होता है, इसकी क्या खासियत होती है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है, वो सब के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखो कोई भी फंक्शन होता है, अगर वो कुछ इस फॉर्म का होता है, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू कुछ ऐसा लिखा रहता है। आप ध्यान से देखना, आपको एंड तक सब कुछ समझ में आएगा। तो ऐसा अगर आपको x सिर्फ इसके अंदर दिखे ना, तो आप समझ जाओ कि ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, और उसी को हम लोग GIF भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GIF। ठीक है, तो जब कभी भी आपको ऐसे इस फॉर्म में बड़ी कोस्ट के अंदर आपको दिखे कुछ फंक्शन, उसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन बोलते हैं या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आप इस चीज़ को समझिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि जो भी उसके अंदर नंबर है, fx में वो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है, अगर ऐसे 3.7 लिखा है, सपोज x का वैल्यू मैंने 3.7 लिया है ना, तो इसका वैल्यू 3 आने वाला है। मतलब कि उसके अंदर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वही उसका वैल्यू आएगा। उसके अंदर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वही उसका वैल्यू आएगा। और अगर fx इक्वल्स टू कुछ ऐसा लिखा है 9.2, तो उसका ये क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम लोग राउंड ऑफ वैल्यू ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग उसके पास का हम लोग इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग क्या, उसके अंदर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर आ सकता है उसकी बात कर रहे हैं। मतलब कि अगर कुछ भी लिखा हो, ऐसे लिखा हो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 10.99999, तो आप समझिए कि 0.99999 जो है वो कंप्लीट एक इंटीजर नहीं बन रहा है, एक पूर्णांक नहीं बन रहा है। तो ये पूरे नंबर में पूर्णांक क्या है, सिर्फ 10 है। तो 10 ही इसका वैल्यू होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। तो अब आप समझ रहे होंगे कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है। ठीक है, आसान सी चीज़ है, आप आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसको और आगे बढ़ाने से पहले आप ये समझ लीजिए कि कुछ ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ब्रैकेट्स का मीनिंग क्या होता है आप वो समझिए। मैं आपको बताता हूँ कि एक और वीडियो में मैंने ये सब चीज़ें वैसे थोड़ी बहुत बताई है, बट आपको कभी ऐसा दिखे ना 2 2 5 ऐसे ब्रैकेट लिखा दिखे, वैसे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है 2, y कोऑर्डिनेट होता है 5। लेकिन अगर नंबर सिस्टम में या फिर बाकी अलजेब्रा में अगर ऐसा लिखा हो, तो उसका मीनिंग होता है कि 2 और 5 के बीच के सारे नंबर, बिटवीन 2 and 5 सारे नंबर्स, और एक्सक्लूडिंग 2 and 5। और अगर कुछ ऐसा लिखा रहता है, इसका मतलब होता है कि वापस से बिटवीन 2 and 5 सारे नंबर, इंक्लूडिंग 2 and 5, इंक्लूडिंग 2 and 5। अब दोनों में अंतर देखो। अब जो पहला वाला है, इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है कि 2 and 5 के बीच के जो भी नंबर्स हैं, तो 2 और 5 के बीच के कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 3, 3.1, 3.2, 3.5, 9, 7, 8, ये सब क्या है, उनके बीच के नंबर्स हैं। ठीक है, तो 2.0, 2 से जस्ट बड़ा नंबर जो होगा वो भी इसमें आएगा, लेकिन एग्जैक्टली 2 जो है वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये छोटी कोस्ट जो होता है उसका मीनिंग यही होता है।
और जो बड़ी कॉस्ट होता है उसका मतलब क्या होता है कि 2 भी आएगा और 2 से जस्ट बड़ा नंबर भी आएगा और 5 भी आएगा और 5 से जस्ट छोटा नंबर भी आएगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले में 5 नहीं आएगा। तो दोनों में यही अंतर होता है कि इसके जो भी नंबर होंगे ये पूरा नीचे वाले में होगा, लेकिन नीचे वाले में एक्स्ट्रा क्या होगा, 2 और 5। ठीक है, ये अंतर होता है। ऐसा मैंने क्यों लिखा आप वो देखो। ऐसा इसीलिए इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ी कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ होता हूँ ऐसे कि एक टेबल है, उस टेबल में ऐसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या होगा, अगर x का वैल्यू -2 से लेके -1 के बीच कोई सा भी नंबर, -2 और -1 के बीच कोई सा भी नंबर लूँ तो क्या होगा, अगर मैं -1 और 0 के बीच कोई सा भी नंबर लूँ तो क्या होगा, 0 और 1 के बीच लूँ तो क्या होगा, है ना। 1 पे ओपन ब्रैकेट रखता हूँ, ऐसे छोटी कोस्ट को ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, बड़ी कोस्ट को क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, और 1 से 2 के बीच ले तो क्या होगा, इस चीज़ को समझते चलिए। तो पहले मैं बताता हूँ 0 से 1 के बीच, तो 0 से 1 के बीच कोई भी नंबर लेके देखो, 0.0000001 ले लिया, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। 0 और 1 के बीच कोई भी नंबर 0.9 ले लो, उसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन तो एग्जैक्टली 0 का इंटीग्रल पार्ट भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, है कि नहीं। 0 का इंटीग्रल पार्ट भी क्या आएगा, 0 आएगा। समझिए इस चीज़ को। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 0 से 1 के का जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। 0 से 1 के बीच कोई भी नंबर लोगे उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 1 होगा। लेकिन वही अगर 1 से 2 के बीच का कोई नंबर ले लिया, 1.7 ले लिया, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 1 होगा, है ना। 1.9 भी ले लिया, उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 1 होगा। लेकिन 2 थोड़ा सा 2 तक पहुंच गया, 1.999999999 भी होता, उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता, 1 होता। लेकिन इसके जस्ट बड़ा नंबर 2 जो है उसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाता, 2 हो जाता। इसीलिए देखो यहाँ पे 2 को इंक्लूड नहीं किया है, 2 को हटा दिया कि 2 को छोड़ के, लेकिन 1 का अगर एग्जैक्टली 1 की बात करें उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 1 होगा। तो इसीलिए 1 से 2 के बीच कोई भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या होने वाला है, 0 से 1 मैंने 1 लिख दिया था, 0 से 1 के बीच का इंटीग्रल पार्ट 0 होगा ना। लेकिन 1 से 2 के बीच कोई भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। अब ऐसे ही -1 और 0 के बीच कोई नंबर लो, तो -1 और 0 के बीच नंबर क्या होगा, -0.235। अब ये देख के आपको फील आएगा कि इसका इंटीग्रल पार्ट तो 0 होगा, लेकिन नहीं, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, इसका इंटीग्रल पार्ट होगा -1, इससे जस्ट छोटा इंटीजर। ठीक है, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, -1 होगा। ठीक है। और अगर वही -2 और -1 के बीच कोई नंबर लिया, -1.357, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या, आपको -1 लगेगा, नहीं, क्या होगा, -2 होगा। तो -2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो ये हो जाता है, -2 से -1 के बीच को जो भी होगा -2 होगा, -1 और 0 के बीच जो होगा वो -1 होगा, 0 से 1 के बीच होगा 0 होगा, और 1 से 2 के बीच होगा तो 1 होगा। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से समझिए, बहुत काम की चीज़ है। और इसके आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इंटीग्रल पार्ट के बारे में। अब इसका ग्राफ देखें, इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसे 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 ऐसे। अब इसके ग्राफ की बात करेंगे हम लोग, तो y इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। अब अगर हम लोग नंबर लेंगे, देखो यहाँ पे मैं फंक्शन को डिफाइन करूँगा, जो कि हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समझ में ना आए, है ना। अगर डिफाइन करने जाऊँगा, अगर नहीं भी आए तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं है। y इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की बात करें तो ऐसे रेंज लेना स्टार्ट करेंगे कि x का वैल्यू अगर 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, जो मैंने ऊपर इसमें लिखा था ना, ये बॉक्स में, वो बॉक्स को मैंने फंक्शन के डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया। x अब 2 से छोटा है, 1 से बड़ा है, x अब 3 से छोटा है, 2 से बड़ा है, x अब 4 से छोटा है लेकिन 3 से बड़ा है। इन सब के केस में फंक्शन कुछ और होगा। आप ही सोचो, 0 से 1 के बीच कोई भी नंबर लोगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, 0 आएगा। मैंने ले लिया 0.3, है ना, तो 0.3 का इंटीग्रल पार्ट क्या आया, 0 आया, है कि नहीं।
तो उस मतलब कि 0 से 1 के बीच में मैं 0 ले लेता हूँ, 1 से 2 के बीच में 1 ले लेता हूँ, 2 से 3 के बीच में 2 ले लेता हूँ, 3 से 4 के बीच में 3 ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो 0 से 1, अब ग्राफ की तरफ जाओगे तो ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 0, ये रहा 1। तो 0 से 1 को इंक्लूड किया है क्या? नहीं किया है। तो जहाँ पे इंक्लूड करते हैं जिस वैल्यू को, ग्राफ पे उसको पूरा डार्क कर देते हैं, ग्राफ पे उसे क्या करते हैं? पूरा डार्क कर देते हैं, है ना। जैसे यहाँ 0 को इंक्लूड किया तो डार्क कर दिया। और अगर किसी वैल्यू को एक्सक्लूड करते हैं, मतलब उसे नहीं लेना होता है, तो उसे ऐसे हॉलो रखते हैं, मतलब खाली रखते हैं। देखो 1 के बराबर x का वैल्यू नहीं हो रहा है ना, तो 1 को ऐसे खाली रखा। तो 0 से 1 के बीच ग्राफ क्या था? 0। तो कोई आपसे बोलेगा कि x = 0 का ग्राफ बताओ कैसा होगा, तो x = 0 का ग्राफ आप कैसा बताओगे? x = 0 का ग्राफ आप ऐसा बताओगे। ठीक है, x = 0 का ग्राफ आप ऐसा बताओगे। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा x = 1 का ग्राफ बताओ कैसा होगा, तो x = 1 का ग्राफ ऐसा होगा। x = 2 का ग्राफ ऐसा होगा, है ना। ये 1 है, ये 2 है, सॉरी y = 1 का ग्राफ ऐसा होगा, y = 2 का ग्राफ ऐसा होगा। लेकिन वही आपको बोला जाएगा अगर x = 1 का ग्राफ, तो x तो 1 यहाँ पे हो रहा है ना, तो 1 यहाँ पे हो रहा है कि नहीं। तो वहाँ पे मैंने x बोल दिया था, यहाँ पे y होता, कि y = 1 का ग्राफ ये होगा, ये वाला। y = 2 का ग्राफ ये होगा, x = 1 का ग्राफ ये होगा, x = 2 का ग्राफ ये वाला होगा, है कि नहीं। x = 0 का ग्राफ ये वाला होगा, y = 0 का ग्राफ ये वाला होगा, है कि नहीं। तो अब देखो 0 से 1 के बीच का ग्राफ कैसा होगा? 0, y = 0 जैसा होगा। तो y = 0 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जहाँ पे 1 पे वो ग्राफ इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 0 पे इंक्लूड होगा। ठीक है, वही अगर मैं अब बात करूँ 1 से लेके 2 के बीच की, 1 से लेके अगर 2 की बात करें, तो 1 से लेके 2 के बीच देखो क्या 1 के इक्वल है, तो y = 1 का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा, जिसमें 1 को इंक्लूड करेंगे लेकिन 2 को एक्सक्लूडेड, है ना, क्योंकि 2 के बराबर हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था, है कि नहीं। अब वही बात करते हैं हम लोग 2 से 3 के बीच की। देखो 2 से 3 के बीच ग्राफ कैसा हो जाएगा? 2 को इंक्लूड करेंगे, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन का ग्राफ कैसा दिखेगा ये आपको जानना है, तो ये रहा आपके सामने ग्राफ, इसका ग्राफ। अब पीछे जाएंगे तो पीछे ऐसा ही बिल्कुल बढ़ता रहेगा, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई ग्राफ ऐसा भी दिख सकता है। आपको ग्राफ मतलब ऐसे ऐसे समझ आता होगा, ग्राफ मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन समझ में आता है, लेकिन नहीं, ग्राफ ऐसा भी होता है जो आपको ऊपर दिखता है। ठीक है, आप जहाँ तक ड्रॉ कर पाओ वहाँ तक कर सकते हो, है ना। ऐसे पीछे ऐसा हो जाएगा ग्राफ। ये पॉइंट कौन सा है? ये -1। ये पॉइंट कौन सा है? -1। ये पॉइंट कौन सा है? -1। ये पॉइंट कौन सा है? -2। ये पॉइंट कौन सा है? -2। ये पॉइंट कौन सा था? 1। ये कौन सा है? 2। आप ऊपर जाना चाहो तो ऊपर भी जा सकते हो। तो अगर ये आप मतलब कभी भी आपसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का ग्राफ पूछा जाए, तो ऊपर जो मैंने ड्रॉ किया है ये वाला, ये हो जाता है y = x के, y = इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का ग्राफ, ऐसा कुछ। ठीक है, ये उसका ग्राफ होगा। ठीक है, इस ग्राफ से सब कुछ समझ में आ रहा है कि कहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है। ठीक है, आप इस चीज़ को अच्छे से लिखो, नोट डाउन करो, और फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के ग्राफ की, उसका डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, क्या उसका वैल्यू कभी x से बड़ा हो सकता है? मतलब उसका वैल्यू कभी भी जिस भी वैल्यू का इंटीग्रल पार्ट निकाल रहे हैं उससे तो छोटा ही होगा ना। जैसे 1.2 का इंटीग्रल पार्ट की बात करें तो 1.2 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 1 होगा। तो क्या 1.2 के इंटीग्रल पार्ट से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। तो मैं ये हमेशा बोलूँगा कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो होगा वो x से हमेशा छोटा ही होगा। इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। ठीक है, नहीं तो कई लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं नेगेटिव नंबर्स में। -1.5 का इंटीग्रल पार्ट क्या बोल देते हैं? -1। लेकिन -1 लिखते ही उनको समझ में आना चाहिए कि -1 जो है -1.5 से क्या हो गया? छोटा हो गया ना। हाँ, छोटा हो गया, लेकिन होना क्या चाहिए? बड़ा होना चाहिए। नहीं, ये बड़ा हो गया -1 -1.5 से, तो होना क्या चाहिए? छोटा होना चाहिए, क्योंकि
क्या होगा यहाँ पे, -2 होगा। इसलिए अगर ये चीज़ आपको याद होगा तो कन्फ्यूज़न वो चीज़ आपको कभी नहीं होगा कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हमेशा x से छोटा ही होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए, अच्छा रहेगा। और ध्यान से समझना, ये सब 12th में पढ़ते हैं वैसे ये सब चीज़ें डिटेल में देखोगे तो 12th में पढ़ते हैं। ये जो फंक्शन की जो भी बातें होती है ये लोग 12th स्टैंडर्ड में ही पढ़ते हैं लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, कंपटीशन के क्वेश्चंस में ये सब कभी भी पूछ लिया जाता है। जैसे प्री RMO होता है, RMO होता है, ये सब एग्ज़ाम्स में ये सब आराम से पूछा जाता है। ये सब आपको पता होगा तो कभी नहीं बोलोगे। और एक और अच्छी बात ये होती है कि x से छोटा तो हाँ बराबर भी हो सकता है, x के बराबर भी हो सकता है, और x -1 से बड़ा भी होता है ना, x -1 से बड़ा भी होता है। मतलब कि अगर मैं 5.2 बोल रहा हूँ तो 5.2 से छोटा क्या, 4.2, तो 4.2 से तो बड़ा ही होगा ना उसका इंटीग्रल पार्ट 5 है कि नहीं, 4.2 से बड़ा ही होगा। तो ये भी दूसरा पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो होगा वो x -1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रल पार्ट की बातें। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि x का इंटीग्रल पार्ट प्लस -x का इंटीग्रल पार्ट, इसका वैल्यू क्या होगा। x का इंटीग्रल पार्ट और -x का इंटीग्रल पार्ट, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप लोगों में से कई लोग आंसर देंगे सर 0 होगा, ऐसा दे सकते हैं कि इसका आंसर 0 होगा। कई लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि नहीं सर हर बार 0 नहीं होगा। तो सही आंसर यही है कि हर बार 0 नहीं होगा, कभी 0 होगा, कई बार 0 नहीं भी होगा। अब मैं x का वैल्यू ले लूँ 5, तो बताओ 5 का इंटीग्रल पार्ट प्लस -5 का इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, 5 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 5, -5 का एग्जैक्टली इंटीग्रल पार्ट क्या होगा -5, क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, लेकिन वही अगर मैं बोलूँ x = है 5.2, तो 5.2 का इंटीग्रल पार्ट प्लस -5.2 का इंटीग्रल पार्ट, ये क्या हो जाएगा 5.2 और 5.2 का इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा 5 है ना, प्लस -5.2 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा -6 होगा ना, क्या होगा -6, ये क्या आ गया -1। मतलब कि इस चीज़ को अब डिफाइन क्या करें कि कब क्या होगा वैल्यू। तो अभी देखो मैं लिखूँगा, आपको खुद ही लगेगा हाँ बिल्कुल सही लिखा है। ये वैल्यू 0 होगा अगर x इंटीजर है, 0 होगा अगर x इंटीजर है, और -1 होगा अगर x इंटीजर नहीं है। ठीक है, 0 होगा अगर x इंटीजर है, -1 होगा अगर x इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की बातें होती हैं जो कि अपने को अच्छे से पता होना चाहिए, समझ में आते रहना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, बाद में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस और भी करेंगे। अब एक और फंक्शन के बारे में यहीं पे मैं डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको साथ में ही दोनों बातें समझ में आ जाए। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा। ठीक है, इससे पहले इंटीग्रल पार्ट फंक्शन पढ़ा था ना, है ना, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था, अभी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ा। अब नाम से ही लग रहा होगा कि किसी भी नंबर में जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब क्या हो गया, मतलब कि पॉइंट के बाद की बात है ना, पॉइंट के बाद की बात है। तो पॉइंट के बाद जो होगा मतलब कि इंटीजर निकालने के बाद जो बचेगा, अभी जो मैंने सेंटेंस बोला वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी नंबर से उसका इंटीजर या फिर इंटीग्रल पार्ट निकालने के बाद जो बचा वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। जैसे कि इसको ऐसे लिखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये ब्रैकेट में, ठीक है, y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको कैसे लिखूँगा मैं, इसको बोलूँगा कि अब मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट, डेफिनेशन से अच्छा मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही बता देता हूँ। 2.1 इज़ 0.1 है ना, 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 0.1। देखो 2.1 से इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया उसका 2 को निकाल दिया, क्या बचा 0.1 बचा, है ना। 9.32 है ना, का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0.32। 7.85 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 0.85। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट होता क्या है।
उसका इंटीग्रल पार्ट निकालने के बाद जो बचता है वो मीन्स इसको मैं क्या लिख बोलता 7.85 माइनस 7 है ना, ये क्या होता है 9.32 माइनस 9 मीन्स क्या मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को x से उसका इंटीग्रल पार्ट निकाल दिया तो जो बचा वो बोल दूँ, बिल्कुल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ठीक है, ये हो जाता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अब इस फॉर्मूला मतलब यहाँ से एक और थोड़ा सा सुलझा हुआ दिख सकता है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू होता है x, है ना, सिंपल सी बात है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, x ही मिलेगा। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो ये चीज़ काम आता है जब हम नेगेटिव वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं। अब मैं आता हूँ -1.23 पे, इसका फ्रैक्शनल पार्ट देख के कई लोग बोलते हैं सर ये तो 0.23 होगा, गलत है। कई लोग बोलते हैं सर -0.23 होगा, और मुझे पता है कि आप लोग पहले बार में वही आंसर बोलोगे, 0.23 बोलोगे या फिर -0.23 बोलोगे, दोनों ही गलत है। आंसर क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप जाओ। तो -1.23 है तो उस नंबर से, है ना, जो नंबर है उससे उसका इंटीग्रल पार्ट सब्ट्रैक्ट करो। -1.23 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, -2 होगा। तो -1.25 से उसका इंटीग्रल पार्ट दैट इज़ -2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आएगा, यहाँ पे मैंने 25 लिख दिया है, 23 होना चाहिए, तो जो बचेगा वो क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.23। 2 - 1.23 क्या आ जाएगा, 0.77 तो -1.23 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0.77। तो यहाँ से आप एक और भी बात समझ सकते हो कि कोई भी फ्रैक्शन जो होता है ना, फ्रैक्शन का मीनिंग ही होता है 0 से लेके 1 के बीच। फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, 0 से लेके 1 के। फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता है। कोई बोला जाए फ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता, ये बात याद रखो। ना तो फ्रैक्शन कभी 1 से ज़्यादा होता है, फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, 0 और 1 के बीच होता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन यही अंतर होता है रैशनल नंबर में और फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन कभी 1 से ज़्यादा नहीं होता है, 0 से कम नहीं होता। इस चीज़ को आप याद रखो। कभी भी आपको फ्रैक्शन नेगेटिव आ रहा हो तो समझ जाओ कि आप कुछ गलती कर रहे हैं, ठीक है, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में मैं लिख सकता हूँ कि ये 1 से छोटा ही होगा, यहाँ तक कि 1 के वो बराबर भी नहीं हो सकता, 1 से छोटा ही रहने वाला है। हाँ, 0 के बराबर ज़रूर हो सकता है, 0 के बराबर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कोई इंटीजर है 5, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, उसमें तो सब इंटीजर ही है 5, तो फ्रैक्शन पार्ट उसका क्या हो जाएगा, 0। तो सारे इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, सारे इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, सारे इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। तो 0 से 1 के बीच हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो ये हो जाता है फ्रैक्शनल पार्ट की कहानी, ठीक है। तो अब कोई भी नंबर मिल जाए आपको -3.72, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, -3.72 से मैं -4 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, क्या बचेगा, 4 - 3.72 दैट इज़ 2.28, क्या आएगा, 0.28। तो -3.72 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0.28, और उसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। तो ये हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया, इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए तो आप और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे मिलेंगे, ठीक है। अब आज का वो इसका आप अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए तो आपको और फ़ायदा होगा। आज मैंने ग्राफ नहीं बताया फ्रैक्शनल पार्ट का, नेक्स्ट डे मैं आपको फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ जो y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है उसका ग्राफ भी बताऊंगा कि उसका ग्राफ कैसा दिखता है, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार उसका ग्राफ दिखता है। तो आप फिर उसके बाद आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो अब आज का वो सवाल जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि द नंबर ऑफ इंटीजर्स x दैट सेटिस्फाइज, मतलब कितने ऐसे वैल्यू हैं जो द इनइक्वालिटी
द इनइक्वालिटी 3/1 + √3 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 3/√5 - √3। कितने ऐसे x के वैल्यू होंगे जो इसे सेटिस्फाई करेंगे? आसान है, आराम से आप सोच सकते हैं। ठीक है, देखिए, सोचिए इसका आंसर क्या होगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।